अगर हमें एक इंसान को बनाने की रेसिपी लिखनी हो तो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी मसाला क्या होगा? अच्छा सवाल है। हमारे आज के स्रोत कहते हैं बचपन। हमारे पास शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं जो इस विषय की चीर फाड़ करते हैं। हाँ। आज हम इन नोट्स की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेसिपी असल में है क्या और समाज इसमें कौन कौन से मसाले डालता है जो कभी इसे बेहतर बनाते हैं तो कभी बिगाड़ देते हैं। यह एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि बचपन सिर्फ कैलेंडर के कुछ साल नहीं है। सही। ये वो कच्ची मिट्टी है जिससे इंसान का मतलब पूरा का पूरा आकार बनता है। और ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, हर कोई, चाहे वो माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो या समाज का कोई भी हिस्सा हो, इस मिट्टी को आकार देने में अपनी भूमिका निभाता है। मतलब हम सब इसमें शामिल हैं। हम सब। स्रोत साफ कहते हैं, एक अच्छा शिक्षक पहले बच्चे को समझता है और फिर उसे पढ़ाता है। तो चलिए समझने की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। बाल्यावस्था यानी बचपन। स्रोत कहते हैं कि ये जन्म से लेकर 12-13 साल तक की उम्र है, लेकिन ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम से कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि बच्चा सुनकर नहीं, अनुभव करके सीखता है। बिल्कुल। और ये कोई नया फैंसी आइडिया नहीं है, ये सीखने का सबसे बुनियादी, सबसे आदिम तरीका है। हाँ। बच्चा एक खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भरते जाएं, वो एक खोज करता है। और स्रोत में वो आग वाला उदाहरण है वो तो। हाँ बिल्कुल, वो एकदम सटीक है। आप बच्चे को 1000 बार बताइए कि आग गर्म होती है, वो शायद सुन ले, शायद, लेकिन जिस पल उसकी उंगली आग के पास जाकर गर्मी महसूस करती है, वो ज्ञान उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। हमेशा के लिए। उसे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, उसका अपना अनुभव ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े विचारकों के नाम भी हैं। अरस्तु कहते हैं, बालक जैसा बनेगा वैसा ही भविष्य का समाज बनेगा। ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है। सीधी है लेकिन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि हम भविष्य का समाज किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में या संसद में नहीं बना रहे। नहीं, हम उसे हर घर, हर क्लासरूम और हर खेल के मैदान में बना रहे हैं। वाह। हर बच्चा एक बीज है। उस बीज में दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है, लेकिन वो कैसा बनेगा ये उस बात पर निर्भर करता है कि उसे मिट्टी, पानी और धूप कैसी मिलती है। और वो मिट्टी और पानी ही हमारा समाज है। बिल्कुल। और यहीं पर रूसो को एक आइडिया आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, बालक जन्म से अच्छा होता है, समाज उसे बिगाड़ देता है। हाँ, ये तो समाज पर एक सीधी उंगली उठाने जैसा है। हाँ, और ये बहुत क्रांतिकारी विचार था उस समय का। रूसो का मानना था कि बच्चे में स्वाभाविक रूप से अच्छाई, जिज्ञासा और सहानुभूति होती है। अच्छा। लेकिन फिर समाज उसे अपने नियम, अपनी प्रतिस्पर्धा, अपनी ईर्ष्या सिखाता है। सोचिए, 2 छोटे बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है वो बस उसे देखना चाहते हो, लेकिन बड़े आकर कहते हैं, नहीं ये तुम्हारा है, उसे मत देना। हाँ, होता है ऐसा। यहीं से मेरा और तेरा का भाव आना शुरू होता है, जो शायद स्वाभाविक न हो। लेकिन ये बात थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगती? क्या समाज हमेशा बिगाड़ता ही है? समाज ही तो हमें भाषा, सहयोग और नियम सिखाता है, जो जरूरी भी हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस विचार की खूबसूरती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बेशक समाज जरूरी है, हाँ, लेकिन रूसो हमें ये याद दिलाते हैं कि हम बच्चे को सिखाने के चक्कर में उसकी स्वाभाविक अच्छाई को कुचल तो नहीं रहे। क्या हम उसे सहयोग सिखा रहे हैं या सिर्फ प्रतियोगिता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक मिनट, यहाँ एक और नाम है, सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड कहते हैं कि बाल्यावस्था के अनुभव पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। हाँ। क्या वो सच में कह रहे हैं कि मेरे आज के डर की वजह बचपन में किसी खिलौने का खो जाना हो सकता है? ये सुनने में आकर्षक भी है और थोड़ा डरावना भी। हाँ, फ्रॉइड का आइडिया कुछ ऐसा ही है। वो कहते थे कि हमारा व्यक्तित्व एक आइसबर्ग की तरह है। अच्छा। जो हिस्सा ऊपर दिखता है वो बहुत छोटा है, असली हिस्सा तो पानी के नीचे छिपा है, हमारा अचेतन मन। और उस अचेतन मन में हमारे बचपन के अनुभव, डर, इच्छाएं दबी होती हैं। हो सकता है बचपन में अंधेरे से लगने वाला डर बड़े होकर किसी बंद जगह के डर यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया का रूप ले ले। बाप रे। फ्रॉइड के मुताबिक हमारे वयस्क जीवन की कई समस्याओं की जड़ें बचपन में ही होती हैं। लेकिन फिर यहाँ पियाजे का नाम आता है, जो कहते हैं बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये फ्रॉइड की बात से तो काफी अलग लगता है।
बहुत अलग है। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को सिखाने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। पियाजे का आइडिया फ्रॉइड से बहुत अलग है। वो कहते हैं कि बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है। एक वैज्ञानिक? हाँ, वो दुनिया में आता है और प्रयोग करना शुरू कर देता है। वो चम्मच गिराकर देखता है कि क्या होता है, वो दीवार पर रंग चलाकर देखता है कि क्या निशान बनता है। सही। हर बार जब वो ऐसा करता है तो वो अपने दिमाग में दुनिया का एक नक्शा बना रहा होता है। अच्छा। शिक्षा क्या माता पिता उसे जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उस जानकारी को अपने दिमागी नक्शे में कहाँ फिट करना है, ये काम बच्चा खुद करता है। वो ज्ञान को बाहर से लेता नहीं, बल्कि अंदर से बनाता है। तो ये सभी बड़े विचारक हमें बचपन की अहमियत अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। चलिए अब इस सफर के अलग अलग पड़ावों पर चलते हैं। हाँ। स्रोतों में बचपन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, पहला पड़ाव है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, जो जन्म से करीबन 2 साल तक चलती है। ठीक है। इसे आप खोजकर्ता युग कह सकते हैं। इस उम्र में बच्चे की दुनिया उसकी 5 इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। इसीलिए वो हर चीज मुंह में डालते हैं। इसीलिए, क्योंकि यही उसका दुनिया को समझने का तरीका है। खिलौना कैसा लगता है ये जानने के लिए उसे चखना जरूरी है। इस दौरान वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है, लेकिन उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह हर सेकंड जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है। इसके बाद आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 से 6 साल तक। स्रोत इसे खेल की उम्र कहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक उदाहरण है, डंडे को घोड़ा समझकर खेलना। और ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये जादुई युग है। जादुई युग। इस उम्र में बच्चे के लिए कल्पना और असलियत में ज्यादा फर्क नहीं होता। उसके लिए वो डंडा सच में घोड़ा है जिस पर बैठकर वो दुनिया जीत सकता है। हाँ। तकियों से बना घर एक असली किला है। इसी कल्पना के जरिए वो दुनिया के नियम सीखता है, अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, कभी डॉक्टर कभी टीचर। और क्यों वाले सवाल वो तो है ही। इसी उम्र में उसकी भाषा का विकास रॉकेट की रफ्तार से होता है और वो दिन में 100 बार क्यों पूछता है। और उसका हर क्यों हमें परेशान कर देता है। फिर आती है मध्य बाल्यावस्था, 7 से 12 साल तक। अब जादू की दुनिया खत्म होने लगती है। हाँ, अब नियमों का युग शुरू होता है। अब बच्चा ये समझने लगता है कि डंडा घोड़ा नहीं है, बल्कि हम उसे घोड़ा मान रहे हैं। अच्छा। अब वो तर्क की दुनिया में कदम रखता है। इसीलिए इस उम्र में बच्चे नियमों को लेकर बहुत सख्त हो जाते हैं। अगर कोई खेल में चीटिंग करे तो वो तुरंत विरोध करते हैं। तुरंत, क्योंकि अब वो निष्पक्षता, नियम और सामाजिक ढांचे को समझने लगे हैं। इसी उम्र में दोस्ती गहरी होती है और वो एक ग्रुप का हिस्सा बनना सीखते हैं। कल्पना की जगह अब तर्क और दोस्ती ले लेती है। इन पड़ावों को समझना तो ठीक है, लेकिन इन सब में विकास कैसे होता है? स्रोत 5 क्षेत्रों की बात करते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक। ये सब अलग अलग हैं या एक ही गाड़ी के पहिए हैं? बेहतरीन सवाल। ये बिल्कुल एक ही गाड़ी के पहिए हैं और एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा क्रिकेट खेलना सीख रहा है। ठीक है, क्रिकेट। सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होता है। वो बल्ला पकड़ना, दौड़ना और गेंद फेंकना सीखता है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं। लेकिन जैसे ही वो दौड़ना सीखता है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता है, जिससे उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। सही। वो टीम में खेलना, अपनी बारी का इंतजार करना और दूसरों के साथ तालमेल बैठाना सीखता है। और मानसिक विकास कहाँ आया? वहीं पर खेल को जीतने के लिए उसे नियम समझने होंगे, रणनीति बनानी होगी। अच्छा। यहीं पर उसका मानसिक विकास काम आता है। उसे पता होता है कि कब दौड़ना है, कब रुकना है। और भावनाएं, इमोशनल डेवलपमेंट? वो भी है। अगर वो आउट हो जाता है तो उसे अपनी निराशा को संभालना सीखना होगा। अगर टीम जीतती है तो उसे अपनी खुशी को जाहिर करना आएगा। वो हार और जीत दोनों भावनाओं को मैनेज करना सीखता है। और आखिरी, नैतिक विकास। जब अंपायर उसे आउट दे देता है, जबकि उसे लगता है कि वो आउट नहीं है, तब उसका नैतिक विकास काम आता है। मतलब वो अंपायर के फैसले को मानेगा या नहीं? बिल्कुल। क्या वो अंपायर के फैसले का सम्मान करता है या झगड़ा करता है? क्या वो चीटिंग करने की कोशिश करता है? सही और गलत की ये समझ ही नैतिक विकास है। वाह। तो देखिए, एक साधारण से खेल में ये पांचों विकास एक साथ काम कर रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया। अब उन 2 बड़े नामों पर आते हैं जिनका जिक्र हमेशा आता है जब हम सीखने की बात करते हैं:
पियाजे और वाइगॉत्स्की। स्रोत बताते हैं कि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके विचारों में फर्क है। हाँ, और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि पियाजे और वाइगॉत्स्की दो अलग-अलग जासूस हैं जो एक ही रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा सीखता कैसे है? दिलचस्प। तो जासूस नंबर 1 पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे वो जासूस हैं जो बच्चे के दिमाग के अंदर झांकते हैं। वो कहते हैं सब कुछ अंदर हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। उनका मानना था कि बच्चे का दिमाग उम्र के साथ कुछ निश्चित चरणों में विकसित होता है। जैसे कोई कंप्यूटर गेम लेवल अप होता है। अच्छा। हर लेवल पे नई क्षमताएं खुलती हैं। इसीलिए आप एक 5 साल के बच्चे को अलजेब्रा नहीं सिखा सकते। उसका दिमाग, उसका सॉफ्टवेयर अभी उस लेवल पर अपग्रेड ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने 5 साल के बच्चे पर चिल्लाते हैं कि तुम भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते, तो हम असल में उससे कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं जो उसके दिमाग के लिए अभी संभव ही नहीं है। हम एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। पियाजे के अनुसार हम बच्चे से वो उम्मीद नहीं कर सकते जिसके लिए उसका दिमागी विकास अभी तैयार नहीं है। वो अपने तय रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जासूस नंबर 2 वाइगॉत्स्की की बारी। उनका नजरिया कैसे अलग है? वाइगॉत्स्की वो जासूस हैं जो कमरे के बाहर खड़े होकर कहते हैं, अरे सिर्फ दिमाग के अंदर क्यों देख रहे हो, आसपास के लोगों को तो देखो। हाँ। असली जादू तो बातचीत और सामाजिक मेलजोल में है। उनका मानना था कि सीखना अकेले में होने वाली चीज नहीं है, ये एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा अपने से ज्यादा जानने वालों जैसे माता पिता, शिक्षक या दोस्तों की मदद से सीखता है। स्रोत में ZPD का जिक्र है, ये क्या बला है? ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगॉत्स्की का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। इसे आप सीखने का मैजिक जोन कह सकते हैं। मैजिक जोन? ये उस चीज के बीच का फासला है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। अच्छा। ये ठीक वैसे ही है जैसे साइकिल चलाना सीखते समय कोई पीछे से सीट पकड़ ले। उस सहारे के बिना आप गिर जाएंगे, लेकिन उसके साथ आप पैडल मारना सीख जाते हैं। हाँ, सही बात है। वो सहारा ही आपको ZPD पार करने में मदद करता है। वाइगॉत्स्की के लिए शिक्षक या दोस्त वही सहारा है। तो एक कहता है कि विकास अंदर से होता है, दूसरा कहता है कि बाहर से मदद मिलती है। तो सही कौन है? दोनों। यही तो बात है। पियाजे हमें बताते हैं कि बच्चे की क्षमता क्या है और वाइगॉत्स्की हमें बताते हैं कि हम उस क्षमता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। एक अच्छी क्लासरूम में शिक्षक ये समझता है कि बच्चे पियाजे के किस दिमागी स्तर पर है और फिर वाइगॉत्स्की के तरीके अपनाकर सही मदद देकर उन्हें अगले स्तर तक ले जाता है। ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। वाह। तो इन सारी जानकारियों, इन सिद्धांतों, इन चरणों का एक शिक्षक या माता पिता के लिए निचोड़ क्या है? क्लासरूम में इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है और वो है बालक केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हाँ, ये सारी जानकारी हमें चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहती है। शिक्षा का केंद्र किताब या शिक्षक नहीं बल्कि बालक होना चाहिए। शिक्षक का काम ज्ञान उड़ेलना नहीं बल्कि एक माली की तरह बच्चे को खिलने के लिए सही माहौल देना है। एक गाइड बनना है, बॉस नहीं। और ये माहौल क्लासरूम में कैसे दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा जहां गणित सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि ब्लॉक्स या दुकान खेल कर सिखाया जा रहा हो। खेल खेल में? जहां इतिहास कहानियों के जरिए पढ़ाया जा रहा हो। जहां बच्चे से सवाल पूछने पर उसे डांटा नहीं जाता बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ। और सबसे जरूरी बात, जहां ये समझा जाता है कि हर बच्चा अलग है। कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे, कोई देखकर सीखता है, कोई करके। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता। और गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, सजा का कारण नहीं। इसी से जुड़ी कुछ गलतफहमियों का भी जिक्र है जो अक्सर लोगों में होती हैं। जैसे ये मानना कि बच्चा एक खाली स्लेट की तरह स्कूल आता है। हाँ, ये टैब्यूला रासा की थ्योरी जो अब पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। बच्चा खाली स्लेट नहीं है। वो अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने अनुभव और दुनिया के बारे में अपनी एक समझ लेकर आता है। वो शायद न्यूटन के नियम ना जानता हो, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि गेंद फेंकने पर नीचे गिरती है। सही। शिक्षक का काम उस खाली स्लेट पर कुछ लिखना नहीं बल्कि जो पहले से लिखा है उसे समझना, सुधारना और आगे बढ़ाना है। और दूसरी गलतफहमी कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। यह शिक्षा की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है।
हम उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा एक ही समय में एक ही तरीके से पढ़ना लिखना सीख जाए। ये असंभव है। हर बच्चे की अपनी गति है, अपना तरीका है। कोई मछली है, कोई बंदर। अगर आप दोनों का इम्तिहान पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से लेंगे तो मछली तो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ़ी समझती रहेगी। बात तो सही है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली इन विभिन्नताओं का सम्मान करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि बाल्यावस्था इंसान की कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल। इस दौरान जो कुछ भी होता है वो पूरी किताब की दिशा तय कर देता है। अगर मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो हैं, बच्चा एक सक्रिय वैज्ञानिक है, सीखना अनुभव से होता है, हर बच्चा अनोखा है, और शिक्षा का मकसद बच्चे को रास्ता दिखाना है, उसे धकेलना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार जो इन स्रोतों से उभरता है वो रूसो के कथन से जुड़ा है। हाँ। अगर बालक जन्म से अच्छा होता है और समाज उसे बिगाड़ देता है तो हमें आज रुककर ये सोचना होगा कि हमारे आज के समाज में वे कौन से तत्व हैं जो बच्चे के स्वाभाविक विकास में बाधा डाल रहे हैं। जैसे कि क्या वो स्कूलों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता है? क्या वो सोशल मीडिया का दबाव है जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है? या फिर वो परिवारों में बातचीत की कमी है? सोचने वाली बात है। और बाल्यावस्था की इस गहरी समझ का उपयोग करके हम इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं,